ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन आर्टिकल को जरूर पढ़ा करिएगा। शब्दों में दयालुता आत्मविश्वास पैदा करती है, सोच में दयालुता गहराई लाती है और देने यानी दान में दयालुता प्रेम प्रदान करती है। ये लाओत्से ने कहा है। चुनौतियों के बीच गतिमान अर्थव्यवस्था। अभी आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बड़ी अशांति फैली हुई है। डोनाल्ड ट्रंप अलग ही फैसले ले रहे हैं, तो उसी की बात हो रही है। तो आप देखिए, वैश्विक चुनौतियां, अनिश्चितताओं और अमेरिकी शुल्क के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रपटों में यह बात उभर के सामने आई। इस समय देश पर अमेरिका के 50% शुल्क की वजह से निर्यात कारोबार प्रभावित हो रहा है और इसके बावजूद 2026 में भी देश के विकास की रफ्तार बने रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। खासतौर से देश में ब्याज दर में कटौती, कच्चे तेल की कीमतों में कमी, महंगाई घटने की जो प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है, उनसे आम आदमी, बाजार और अर्थव्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। IIFL कैपिटल की हाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई वर्ष 2026 में ब्याज दरों में 0.50% की और कटौती कर सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं, हमारी राष्ट्रीय बैंक है ना। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। साथ ही कच्चे तेल की कीमतें भी कम हो सकती हैं और इसी तरह एसबीआई रिसर्च की हालिया रिपोर्ट में कच्चे तेल की कीमतों के जून 2026 तक $50 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में सस्ते तेल से महंगाई 3.5% से नीचे आ सकती है और विकास दर भी 7.45% तक पहुंच सकती है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर 7.3% रहेगी और इससे पहले 14 जनवरी को प्रकाशित विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के पूर्व अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट ने कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास का एक प्रमुख इंजन बना हुआ है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रकाश रिपोर्ट में अमेरिकी शुल्क की चुनौती के बीच भारत की मजबूत घरेलू मांग के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था के बढ़ने का अनुमान जताया है। इन सब के बीच वर्ष 2028 तक अमेरिका और चीन के बाद भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की उम्मीद की जा रही है। देखिए, इन संस्थाओं के बारे में याद रखा करिएगा। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की बात हो रही है। 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। IMF की स्थापना भी 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वैश्विक परामर्श कंपनी BCG की ग्लोबल कंज्यूमर रडार रिपोर्ट के अनुसार भारतीय उपभोक्ता मौजूदा आर्थिक मंदी और भू राजनीतिक संघर्षों से अप्रभावित है और भारत 2026 में दुनिया का सबसे आशावादी उपभोक्ता बाजार दिखाई देगा। ऐसे में भारतीय उपभोक्ताओं को महंगाई घटने और ब्याज दरों में कमी से खरीदारी के लिए नई शक्ति मिल सकती है। पिछले माह यानी दिसंबर 2025 में RBI की ओर से मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर में भी की गई कटौती के बाद रेपो दर अब 5.25% हो गई है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन और अच्छे मानसून के बाद कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों को मिली अनुकूलता ने से आगामी महीनों में महंगाई में और कमी आने की उम्मीद है। वर्ष 2024-25 में देश में 35.77 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ और इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और ग्रामीण बाजार को मजबूती मिलेगी। मार्च 2025 से भारत और अमेरिका की भी प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर 7वें दौर की वार्ता हुई, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए बार बार वार्ता के लक्ष्य बदले और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनकी शर्तों पर जो भी व्यापार समझौता हो रहा है हो। शुरुआत में ट्रंप ने कहा कि भारत को अमेरिका से अधिक खरीद कर व्यापार घाटे को कम करना चाहिए। साथ ही भारत के डेयरी और कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए आप देखते हैं कि क्या
खोलने की मांग भी उठाई गई और उसके बाद वे रूसी तेल पर केंद्रित हो गए। पिछले दिनों यह कहकर दबाव बनाने की कोशिश की गई कि भारत की नीतियों से अमेरिका संतुष्ट नहीं है। ऐसे में अमेरिका के बाजार में प्रभावित होने वाले निर्यात की भरपाई के लिए भारत को तेजी से नई वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित करनी होगी। हालांकि वैश्विक व्यापार की चुनौतियों के बीच भारत से निर्यात बढ़ाना कोई सरल काम नहीं है। एक ओर भारत को द्विपक्षीय एवं मुक्त व्यापार समझौतों के तहत निर्यात बढ़ाने होंगे, वहीं नए निर्यात बाजार भी तलाशने होंगे। इसमें दो राय नहीं है कि भारत की ओर से ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों का वित्त वर्ष 2026 में क्रियान्वयन अहम होगा। और आप देखिए साथ ही इस वर्ष पेरू, चिली, आसियान, मैक्सिको, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इजराइल सहित अन्य प्रमुख देशों के साथ भी इस तरह के समझौते आकार ले सकते हैं। हाल में जर्मन के चांसलर की 2 दिवसीय भारत यात्रा ने यूरोपीय संघ के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते के जल्द सिरे चढ़ने की उम्मीद बढ़ा दी है। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत की ओर से विभिन्न देशों के साथ किए गए समझौतों से भारतीय पेशेवरों के लिए वैश्विक अवसर खुलेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि निर्यात को गति देने के लिए रचनात्मक सुधार भी जरूरी है। निर्यातकों की दिक्कतें केवल शुल्क वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि एंटी डंपिंग शुल्क से भी जुड़ी हैं। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण स्थगन की सुविधा का कम प्रयोग किए जाने के बाद इसे वर्ष 2026-27 में बढ़ाया जाना लाभप्रद होगा। निर्यात बढ़ाने के लिए सभी राज्यों में मान्यता प्राप्त आधुनिक प्रयोगशालाएं भी जरूरी है। अब निर्यात बढ़ाने के लिए बाजार तक पहुंच के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, कम ऊर्जा लागत, अधोसंरचना और गंतव्य निर्यात बाजारों के साथ नियामकीय समन्वय स्थापित किया जाना भी आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से भी अमेरिकी शुल्क से प्रभावित निर्यातकों के लिए राहत के नए कदम उठाने का प्रयास करना होगा। निश्चित रूप से वर्ष 2026 में भारत के लिए बेहतर आर्थिक संभावना है, लेकिन मजबूत आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए वैश्विक अनिश्चितता के बीच घरेलू खपत बढ़ाने, रोजगार सृजन और राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण के साथ आर्थिक सुधारों की डगर पर आगे बढ़ना होगा। इन सुधारों में नई पीढ़ी, अगली पीढ़ी के अनुसार के सुधार, जीवन में आसानी, कारोबारी सुगमता, बुनियादी ढांचा सुधार, प्रशासन को सशक्त बनाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत देने संबंधी सुधार शामिल है। साथ ही कृषि, बैंकिंग, परिवहन एवं दूरसंचार, बिजली, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज क्षेत्रों में सुधार पर भी काम करना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार 2026 में विश्व बैंक की वित्तीय क्षेत्र आकलन समिति की उस रिपोर्ट को अवश्य ध्यान में रखेगी, जिसमें कहा गया कि भारत में उद्योग कारोबार मजबूत विकास के लिए आर्थिक वित्तीय क्षेत्र में तेज सुधार के साथ निजी पूंजी जुटाने को बढ़ावा देने की जरूरत होगी। माना जा रहा है कि देश में आने वाले दिनों में महंगाई कम रहेगी, निर्माण और विनिर्माण गतिविधियां मजबूत होगी, निजी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति दमदार रहेगी, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा, कर सुधार एवं ब्याज दर में कटौती से विकास दर को रफ्तार मिलेगी। और मैं आप लोगों से कहता हूं ना भैया कि आप लोग एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ लिया करिएगा अच्छे से। ये जो आप लोग कुछ शब्द देखते हैं ना जिनके आपको अर्थ मालूम नहीं रहते हैं, तो आराम से अर्थ मालूम चल पाएंगे। ये ऊब और उम्मीद, हम अक्सर बचपन को नादान, मासूम और अबोध मान लेते हैं, लेकिन उम्र का यह पड़ाव हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमने देखा होगा कि बच्चे कई बार किसी खिलौने से खेलते हुए ऊब जाते हैं और नया लेने की जिद करते हैं, या फिर उसी से किसी नए रूप में खेलने लगते हैं। और उनकी यह हरकत एक शरारत होने के बजाय मनुष्य की एक बहुत सकारात्मक प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है। वह यह है कि मनुष्य का स्वभाव अत्यंत जटिल होता है। वह जो कुछ भी रचता है, चाहे वे वस्तुएं हों, विचार हों, रिश्ते एक समय के बाद उनसे ऊबने लगता है। और यह ऊब कभी कभी बहुत नकारात्मक लगने लगती है, क्योंकि इसके कारण टूटन, असंतोष और पलायन की प्रवृत्ति जन्म लेती है। अगर गहराई से देखा जाए तो यही ऊब मनुष्य को आगे बढ़ने, कुछ नया सोचने और बेहतर रचने की प्रेरणा भी देता है। और आप देखिए प्रश्न यह नहीं है कि ऊब होना सही है या गलत, बल्कि यह है कि हम उस ऊब के साथ क्या करते हैं, उसे तोड़ने या तराशते हैं। दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने कहा था, मनुष्य या तो पीड़ा में होता है या ऊब में। इस कथन में जीवन का गहरा सत्य छिपा है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तब हम उसके ना होने की पीड़ा महसूस करते हैं, और जब सब कुछ मिल जाता है तब ऊब जाते हैं। यही द्वंद्व मनुष्य की निरंतर गतिशील बनाए रखता है, नए के लिए प्रेरित करता रहता है। देखा जाए तो ऊब विनाश नहीं, संभावना के द्वार खोलती है। इतिहास गवाह है कि मानव सभ्यता के कई आविष्कार ऊब की कोख से ही जन्मे हैं। जब मनुष्य एक ही ढर्रे पर जीते जीते थक जाता है, तभी वह नए रास्ते खोजता है।
पहिया, आग, लेखन, विज्ञान, तकनीक, ये सब किसी न किसी रूप में पुराने से असंतोष और ऊब के ही परिणाम है। अगर मनुष्य संतोष की स्थिर अवस्था में ही ठहर जाता तो शायद प्रगति की कहानी कभी लिखी न जाती। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है, और कल्पना अक्सर तभी जन्म लेती है जब वर्तमान स्थिति हमें अधूरी लगने लगती है। फिर उस अधूरेपन को दूर करने के लिए हम कुछ नया करने लग जाते हैं। यानी ऊब अगर सही दिशा में बहाई जाए तो सृजन की नदी बन सकती है। समस्या तब खड़ी होती है जब यही ऊब मनुष्य के रिश्तों में प्रवेश कर जाती है। आज के समय में रिश्तों का व्यवहार वस्तुओं की तरह किया जाने लगा है, और जब तक ये बे नए हैं, चमकदार हैं, तब तक ठीक हैं। जैसे ही उन्हें पुरानापन आया, बदल दिए जाते हैं। पति पत्नी, मित्र, यहाँ तक कि माता पिता और संतान के संबंध भी इस मानसिकता से अछूते नहीं रहे हैं। प्रसिद्ध विचारक एरिक फ्रॉम ने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ लविंग में लिखा कि प्रेम एक कला है जिसे सीखना और साधना पड़ता है। मगर हम में से अधिकांश लोग प्रेम को एक स्वाभाविक घटना मानकर उसे यूं ही छोड़ देते हैं। जब उसमें नयापन कम होने लगता है तो हम प्रयास करने की बजाय उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, जबकि समझने की जरूरत है रिश्तों को तोड़ना आसान है, निभाना कठिन। आज तलाक, मित्रता में दरार और पारिवारिक विघटन के बढ़ते आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि हम इस ऊब से लड़ने के बजाय उससे भागना चुन रहे हैं। जबकि नैतिक दृष्टि देखा जाए तो किसी भी रिश्ते को तोड़ना अंतिम विकल्प होना चाहिए, पहला नहीं। संबंधों में मजबूती त्याग और समझ से आती है, अधिकार से नहीं। रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं बल्कि चेतन प्रयास से जीवित रहते हैं। जिस प्रकार एक पौधे को रोज पानी देना पड़ता है, उसी तरह रिश्तों को भी संवाद, समय और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, नहीं तो उन्हें मुरझाते समय नहीं लगता है। उनमें एक नयापन बनाए रखना चाहिए। यह नयापन कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके, बस नजरिया बदलने की जरूरत है, और वही व्यक्ति, वही संबंध पर देखने का नया तरीका। एक साधारण उदाहरण लिया जा सकता है। 50 वर्षों से साथ रह रहे कोई वैद्य दंपत्ति का जीवन बाहर से देखने पर नीरस लग सकता है, लेकिन उनके छोटे छोटे संवाद, साझा स्मृतियां और एक दूसरे की मौन उपस्थिति ही उनका नयापन है। उन्होंने रिश्ते को बदलने की नहीं बल्कि उसे गहराने की कोशिश की हमेशा है, और जिसके कारण वे उम्र के आखिरी पायदान तक साथ रहे हैं। प्रेम की परिपक्वता में चमक कम हो सकती है पर गहराई अधिक होती है। इसलिए ऊब होने पर सबसे पहले स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, क्या सचमुच रिश्ता खोखला हो जाता है, या मेरी ही अपेक्षाएं असंतुलित हो गई हैं? क्या मैं उतना ही दे रहा हूं जितना चाहता हूं या कि मुझे मिले? आज की संस्कृति इंस्टेंट यानी तत्काल की है। तत्काल काफी, तत्काल खुशी और तत्काल रिश्ते। मगर नैतिकता हमें धैर्य सिखाती है। वह कहती है कि हर समस्या का समाधान त्याग नहीं, संवाद हो सकता है। मनुष्य की ऊब ना तो शत्रु है और ना ही उसका दोस्त। वह एक संकेत है कि अब कुछ नया सोचा जाए। यह नई सोच तोड़ने में नहीं, संभालने में होनी चाहिए। आविष्कार हो तो दुनिया के लिए और प्रयास हो तो रिश्तों के लिए। यही कहा जा सकता है कि ऊब हमें रास्ता दिखाती है, लेकिन दिशा तो हम ही तय करते हैं। अगर हम उसे सृजन की ओर मोड़ें तो वह प्रगति बन जाती है, और यदि पलायन की ओर विघटन। नैतिकता हमें यही सिखाती है कि वो टूट सकता है तो उसे जोड़ने की कोशिश पहले की जाए। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, देखना हो तो देख सकते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ मिल जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। शांति के खिलाफ पिछले कुछ समय से मणिपुर में जिस तरह हालात थोड़े काबू में दिख रहे, उसके मद्देनजर यह उम्मीद स्वाभाविक है कि अब शायद वहां शांति और स्थिरता लौट सकेगी। मगर बुधवार को एक व्यक्ति की हत्या के बाद फिर से शांति की उम्मीद के धुंधलाने की आशंका खड़ी हो गई। गौरतलब है कि मणिपुर के अशांत चूरा चांदपुर जिले में कुछ संदिग्ध उग्रवादियों ने मैतेई समुदाय के एक व्यक्ति को अगवा कर लिया, फिर उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उस इलाके में तनाव फिर बढ़ गया। गुरुवार को हत्या के विरोध में काकचिंग खुन्नो लामखाई क्षेत्र में लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया, वाहनों की आवाजाही बाधित कर दी। जाहिर है कि काफी जद्दोजहद के बाद राज्य में जो हालात थोड़े नियंत्रण में आते दिख रहे थे, उसके फिर बिगड़ने की स्थिति बन रही है। खबरों के मुताबिक काकचिंग जिले के एक मैतेई युवक की शादी चूरा चांदपुर की कोकी जनजाति की युवती से हुई थी। स्थानीय समूह ने युवक को पत्नी के साथ रहने की इजाजत दे दी थी, मगर इसके बाद अचानक ही कुछ लोगों ने अगवा कर युवक की हत्या कर दी। अपहरणकर्ताओं के एक उग्र कुकी समूह से जुड़े होने का संदेह है।
हालांकि इस घटना की जांच का जिम्मा एनआईए को दे दिया गया और निष्कर्ष आने के बाद ही हकीकत सामने आएगी। मगर हत्या के पीछे उन तत्वों का हाथ होने की आशंका है जो नहीं चाहते हैं कि राज्य में शांति फिर से पटरी पर लौटे। आपस में दो विरोधी समुदायों के युवक युवती की शादी के बाद जब स्थानीय समूह ने लोगों को रहने की अनुमति दे दी थी तो यह पहल सामुदायिक स्तर पर सद्भाव की वापसी का एक कड़ी बन सकती थी। इसके बाद दोनों समुदाय के बीच सहमति आधारित समाधान की राह की तलाश करने में मदद मिल सकती थी। मगर वे कौन लोग हैं जिन्हें इस पर आपत्ति हुई और जिन्होंने अपहरण करके युवक की हत्या कर दी? साफ है कि इस घटना को अंजाम देने वालों का मकसद फिर से दोनों समुदायों के बीच अशांति और हिंसा को भड़काना है। निश्चित रूप से एक व्यक्ति की हत्या भी बेहद दुखद है, लेकिन फिलहाल जरूरत इस बात की है कि किसी भी घटना को अशांति पैदा करने का कारण न बनने दिया जाए। मणिपुर में मैती समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के मसले पर मई 2023 में कुकी जो समुदाय के साथ जो टकराव पैदा हुआ था उसमें अब तक 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हजारों परिवार बेघर हुए हैं। लगातार हिंसा अराजकता में पिछले कुछ समय से थोड़ी कमी देखी जा रही, मगर जमीन पर दोनों समुदायों के बीच विभाजन की स्थिति अभी भी बनी हुई है। इसे पाटने के लिए सरकार को हर उस पहल का समर्थन करना चाहिए और कुकी तथा मैती समुदाय की भी समझौते की स्थितियों का निर्माण करना चाहिए और जिससे राज्य में शांति कायम हो सके। इस क्रम में केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार, कई कुकी जो संगठनों के बीच SAOO यानी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौता हुआ, जिसका मकसद उग्रवादी समूहों के साथ राजनीतिक संवाद शुरू करना और हिंसा को समाप्त करना है। मगर अब भी कुछ समूह इससे बाहर हैं। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि मणिपुर की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में जरूर दिख रही है, इसके सहारे शांति की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इस स्थिति में अगर निरंतरता नहीं बनी रही तो एक छोटी चिंगारी भी हिंसा की आग को फिर से भड़का सकती है। चलिए एक बार मणिपुर देख लीजिए। क्या मणिपुर देख लीजिए, हमारा राज्य है ना मणिपुर, उसी की बात हो रही है। क्या उसी की बात हो रही है। यह है मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती राज्यों में नागालैंड हो गया, असम और मिजोरम से लगती है और इसे 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अनुच्छेद 356 में बात की गई ना राष्ट्रपति शासन की। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मणिपुर। ये आप देखिए, सुरक्षा के बहाने बांग्लादेश की ओर से नाहक ही सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर भारत में होने वाले T20 विश्व कप 2026 में भाग न लेने के फैसले को खेल भावना के विपरीत माना जा रहा है। खेल भावना शांति, एकता और आपसी सम्मान का प्रतीक है जो मतभेदों को भुनाकर विभिन्न देशों, उनके खिलाड़ियों और लोगों को भौगोलिक सीमा के दायरे से इतर एक साथ लाती है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सवाल भी चर्चा का विषय बन गया कि बांग्लादेश का निर्णय क्या वास्तव में सुरक्षा चिंताओं का नतीजा है या फिर मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थितियों में अपनी सियासी कुंठा को छिपाने की रणनीति। दरअसल भारत और खुद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बांग्लादेश की असुरक्षा संबंधी दावों को खारिज कर चुके हैं। इसके बावजूद अपनी जिद पर अड़े रहने का नुकसान आखिरकार बांग्लादेश को ही झेलना पड़ेगा, न केवल आर्थिक तौर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में साख गिरने के रूप में भी। खेल के जानकारों का मानना है कि इस मामले में बात इतनी बिगड़ती ही नहीं अगर शुरू से ही खेल को खेल भावना से जोड़कर देखता। पिछले 2 हफ्तों में आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में कई बार बातचीत हुई पर गतिरोध बना रहा। बांग्लादेश सरकार और बोर्ड दोनों भारत में न खेलने की बात पर अड़े रहे हैं और जबकि खिलाड़ियों की सुरक्षा का जो मसला उठाया गया उसके पीछे मंशा कुछ और ही प्रतीत होती है। माना जा रहा है कि असल में यह फैसला खेल की जमीन पर नहीं बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा भू राजनीतिक तनाव की बुनियाद पर लिया गया है जो खेल भावना के खिलाफ है। यह बात छिपी नहीं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड लंबे समय से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है और T20 विश्व कप में भाग न लेने की उससे उसकी दिक्कतें और बढ़ेगी। हालांकि इस विवाद के बीच बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ियों के बयानों में ऐसे संकेत मिले कि वे भारत में खेलने के लिए इच्छुक हैं। इससे स्पष्ट है कि खेल भावना पर सियासत का रंग चढ़ाया जा रहा है, मगर इसका खामियाजा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही भुगतना पड़ेगा। और एक परेशानी क्या है ना, IPL में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को ले लिया गया था, उसके बाद उसका विरोध हुआ, उसे हटा दिया गया, तो उसके बाद वहां से भी रिएक्शन होने लगा। एक तो आप लोग BCCI के बारे में याद जरूर रखिएगा। BCCI की बात कर रहा हूं। ये आप देखिए, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की जो कहानी है वो कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं।